हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब फैमिली मैजिकल एजुकेशन। वंस अगेन एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। दिस वन इज द लेक्चर नंबर 2। ये आपका सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक उठा लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता दूं। वैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था पहले वो समझ लीजिए। 2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि ये जो लेक्चर है हमारा वो कंप्लीट डेफिनीशन और एग्जांपल्स पर है। मतलब एकदम सही डेफिनीशन और उससे रिलेटेड एक एग्जैक्ट आपका उदाहरण, परिभाषा उदाहरण, ये मैं दो आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके किसी भी रिटन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। एक बार जब आप इसको डिटेल में समझ लेते हो देन हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आगे बढ़ेंगे और ट्रिक्स को सीखेंगे। ठीक है ना। तो ट्रिक भी सिखाऊंगा लेकिन उसके पहले आपको पूरी तरीके से अलंकार में समझा दूं क्या होता है। लेक्चर 1 में हमने कुछ 6 अलंकार कंप्लीट किए। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको अलंकार के बारे में बताया जिसमें 2 हमने पढ़ा, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभयालंकार में आपको आने वाले समय में बता दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि उभयालंकार पे जैसा मैंने ऑलरेडी बोल रखा है बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। ओके, जो खास करके सवाल आते हैं वो शब्दालंकार और अर्थालंकार पे आते हैं। उसके बाद मैंने आपको उसमें कुछ प्रकार समझाए। 3 प्रकार आपके शब्दालंकार में जिसको हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया है। 8 टाइप्स हैं आपके अर्थालंकार में जिसमें से आपका 3 हो चुके हैं। ठीक है ना, 3 हो चुके हैं। आज हम लोग बाकी बचे हुए पढ़ने वाले। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और रूपक और अतिशयोक्ति, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये सारी चीजों की जो भी जानकारी है, ये कब कौन सा लेक्चर हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, उसके लिए आप अप टू डेट रहा कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है अप टू डेट रहने का हमारा टेलीग्राम चैनल। कभी कभी यूट्यूब की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक और टाइम वगैरह सब पता चल जाता है कि कितने बजे आपकी क्लास लगेगी क्या है, तो आप वहां से डायरेक्टली जाकर के क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हो उत्प्रेक्षा अलंकार। मैं फटाफट समझाता हूं। मैंने उपमेय और उपमान ये 2 शब्दों को समझा दिया था, बल्कि 4 शब्द समझाए थे। उपमेय, उपमान, उसके बाद मैंने आपको 2 चीजें और बताई थी, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। समान धर्म और वाचक शब्द। ठीक है, ये 4 मैंने आपको बताए थे। जिसकी तुलना करते हैं वो उपमेय, जिससे तुलना करते हैं उपमान, जिस चीज की तुलना की जाती है समान धर्म, और जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तुलना करने में उनको कहते हैं वाचक शब्द। याद रखिएगा, जरूरी है। उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा क्या करता है। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, मतलब ऐसा मान लिया जाए कि जो उपमेय है वही उपमान है। समझ रहे हो। उपमेय मतलब जिसकी तुलना कर रहे हैं, उपमान मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं। दोनों को सेम मान लिया जाए, दोनों को एक ही संभावित तरीके से अगर काव्य में प्रयोग किया जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा। मैंने 2 लाइन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, एग्जाम्पल आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ऐसे कोई रिटन एग्जाम होता है अकेडमिक लेवल पे और आपको लिखने को आता है तो आप सीधा सीधा एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या आपका, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। समझिए यहाँ पे कवि क्या कह रहा है। इस पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि अर्जुन जब महाभारत में लड़ रहे थे, युद्ध भूमि में जब वो युद्ध कर रहे थे, तो किसी क्षण ऐसा हुआ कि अर्जुन को बहुत क्रोध आया। ठीक है, और इतना ज्यादा क्रोध आया कि उनका शरीर जो है, उनकी बॉडी जो है कांपने लगी। ऐसा माना जाता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी लहरें उठती हैं, होती है ना। जो सागर होता है, ओशियन जो होता है हमारा, ठीक है ना, हवा की वजह से उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ठीक है ना, तो उसकी तुलना की गई किससे, अर्जुन के क्रोध से। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि जो अर्जुन का क्रोध है वो इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से उनका जो शरीर है वो कांपने लगा। उसकी तुलना कुछ इस प्रकार से की गई, ऐसा मान लो कि एक सागर था जो कि शांत था, सोया हुआ था, लेकिन हवा के जोर से उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगी। तो दोनों की क्या की गई है, आपस में संभावना प्रकट की गई। ठीक है, लेकिन ऐसा संभव तो है नहीं ना कि क्रोध की तुलना जो है वो सीधा सीधा उससे कर दी जाए, सागर के लहरों से। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एक अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में, जहां पर बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। ठीक है ना, उस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि एक ही काव्य में 2 या 2 से ज्यादा भी अलंकार हो सकते हैं, इस चीज को भी याद। ठीक है,
तो वही मैंने आगे लिखा है कि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध को सागर में उठने वाली जो लहरें हैं उनकी संभावना से उसको प्रकट किया है। तो इस प्रकार की जब भी संभावनाएं प्रकट की जाए तो आप समझ जाइएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार। आराम से इसको पढ़िए, समझिए, और एक दो एग्जांपल से काम नहीं चलता है, खूब सारे एग्जांपल्स कीजिए। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, हम लोग कुछ आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे खूब सारे, तो कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। पुनरुक्ति अलंकार, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ समान हो। देखो अभी तक बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिल रही थी। एक था कि एक ही वर्ण कई बार आए तो अनुप्रास अलंकार बोलते थे। एक था कि एक ही शब्द दो बार आए लेकिन दोनों बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। एक था कि कोई शब्द आया तो एक ही बार है लेकिन उसके अर्थ कई सारे निकलेंगे। याद आ रहा है? अनुप्रास, यमक, श्लेष। इसमें क्या है कि एक शब्द एक से ज्यादा आया, ठीक है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भी सेम है, मतलब कि इसके अर्थ में भी कोई फर्क नहीं है। पुनः पुनः मतलब बार बार, ठीक है, बार बार ना, तो दोनों बार इसका अर्थ भी सेम है। ओके, फिर से इसका अर्थ क्या होता है? फिर से। पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे तात। तो यहाँ पे पुनः शब्द जो है वो दो बार प्रयोग हुआ और दोनों ही बार उसका मतलब क्या है? फिर से। तो इस प्रकार का कोई अगर चीज होता है तो पुनरुक्ति, ठीक है ना, पुनरुक्ति अलंकार, जिसमें बार बार आने की संभावना होती है किसी एक शब्द के और हर बार उसका अर्थ भी जो होता है वो समान होता है। नेक्स्ट है आपका मानवीकरण। मानवीकरण, इसमें क्या होता है मानवीकरण अलंकार में? देखिए दो प्रकार की वस्तुएं आपने सुना होगा, एक सजीव होते हैं, ठीक है, एक होता है निर्जीव। सजीव जिनमें जिंदगी होती है, जो सांस ले सकते हैं, ठीक है, जो जिंदा होते हैं। निर्जीव जिनमें सांसें नहीं होती, जो जिंदा नहीं होते, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव, ठीक। तो सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तु, इनकी हम क्या कर रहे हैं आपस में तुलना क्या कर रहे हैं, बल्कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। इसमें होता क्या है कि जो बेजान वस्तुएं हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके बारे में कैसे बताया जाए? सजीव के थ्रू बताया जाए, ठीक है। मैं आपको कैसे ऐसे समझाऊं कि किसी भी निर्जीव वस्तु का चित्रण जीवधारी की तरह अगर हो जाए, समझ रहे हो इस परिभाषा का मतलब? जैसे कि कुर्सी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चेयर। अगर मैं किसी तरीके से कुर्सी जो कि एक निर्जीव वस्तु है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूं, इसके बारे में मैं आपको वर्णन करूं और किसी सजीव का एग्जांपल लेकर, किसी सजीव के साथ इसको दिखाते हुए मैं अगर इसका वर्णन करता हूं, तो वहां पर मानवीकरण होता है, जिसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आप फिगर ऑफ स्पीच जब पढ़ोगे तो आप समझोगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे आए बसंत महंत ना, बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए महंत का मतलब होता है साधु, ठीक, ये एक सजीव है। बसंत एक प्रकार की ऋतु है ना, मौसम है, ये निर्जीव है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, साधु जो कि जीवधारी है, सजीव है, इनकी तुलना किससे की गई? बसंत ऋतु से की गई, बसंत ऋतु से की गई जो कि निर्जीव है ना। तो महंत की तुलना किससे की गई? बसंत से। जैसे कहा जाता है ना कि घर में हमारे महंत आए, एक साधु आए, इसका मतलब कि हमारे जीवन में बसंत ऋतु आई। इसकी तुलना, तो एक सजीव की तुलना किससे कर दी गई? निर्जीव से। तो वहां पे क्या हो जाएगा? मानवीकरण, ठीक है। अन्योक्ति अलंकार देख लीजिए। जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाए तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस अलंकार में, कि हमें कहना कुछ और है लेकिन हम किसी और के माध्यम से कुछ और कहते हैं। इस प्रकार का जब काव्य पाठ किया जाता है, जब इस प्रकार की सुंदरता दिखाई जाती है काव्य में, तो वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ओके, जैसे माली आवत देखकर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ पे माली का अर्थ क्या है? माली का अर्थ यहाँ पर गार्डनर, माली से नहीं है जो फूलों का या बगीचों का ध्यान रखता है, उससे नहीं है। यहाँ पे माली का मतलब डेथ, मृत्यु से है। किससे है? मृत्यु, ठीक है। तो जब मृत्यु या मौत से यहाँ पर माली का अर्थ निकाला गया। और कवि क्या कह रहा है कि जैसे माली जब आते हैं गार्डन में, बगीचे में, तो कलियां जो है, वो फूल जो है ना, वो चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं एक दूसरे से कि यार अब हमारा दिन खत्म हो गया, अब ये माली हमारे सारे फूलों को चुन लेगा, तोड़ लेगा। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि मौत जब आती है ना, तो वो सबको एक एक करके चुन लेती है, मतलब मौत का दिन एक तरीके से निश्चित होता है।
एक दिन किसी ना किसी की बारी आएगी, ठीक है ना। कोई आज चुन लिया गया तो कोई कल चुना जाएगा, लेकिन बारी सबकी आनी है। तो यहाँ पे मौत को किससे दिखाया गया? माली से दिखाया गया, ठीक है। और कितने ही सुंदर तरीके से इसको देखो बोला गया। इन्होंने सीधा नहीं बोला कवि ने कि जो मौत है वो एक दिन आएगी ही आएगी, और आज हमारी मौत है तो कल तुम्हारी भी मौत निश्चित है। इसको कवि ने कैसे बोला कि माली है, माली किसी बगीचे में आते हैं, एक एक करके फूलों को चुन लेते हैं। आज कोई फूल चुन लिए गए तो कल किसी और फूल के बारी आएगी। तो कोई बात किसी और तरीके से, किसी और माध्यम से कही जाए तो यहां पर इस प्रकार में अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है? ओवरऑल इसमें जो काव्य होता है उसमें काव्य को पढ़ने के बाद हम पूरी तरीके से ये निश्चित नहीं कह पाते कि काव्य का क्या अर्थ निकल रहा, ठीक है ना। तो काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो जाए कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति का निश्चय ना हो पाए, तो वहां पे संदेह अलंकार होता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता देता हूँ, बट एक छोटा सा मुझे ऐसी कोई कविता याद आ रही है, किसी कवि की थी। मैंने क्लास आई गेस 11th में पढ़ा था। उसमें क्या था कि कवि ने ऐसा कुछ लिखा था कि कोई एक धनुधर थे या योद्धा थे, उन्होंने एक रस्सी उठाया, ठीक है। और रस्सी जब उठाया तो उन्होंने गलती से सांप को उठा लिया था बेसिकली, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ था कि उन्होंने सांप समझ के रस्सी को उठा लिया था। तो वहां पे एक संदेह का बोध होता है, वो संदेह में थे, उनको पता नहीं चला कि वो सांप है कि रस्सी है, ठीक है ना। उसी तरीके से ऐसा भी कोई काव्य वर्णन किया जाए जिसमें संदेह हो, जिसमें निश्चित न हो पाए, वहां संदेह अलंकार होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है ना। कि साड़ी और नारी में, सॉरी मेरा र और ड़ मिक्स हो जाता है, स और श भी मिक्स होता है, बट ठीक है। साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न किया गया है कि किसके बीच कौन है ये बताना, ये वर्णन करना बहुत कठिन है। साड़ी के बीच नारी है या नारी जो है वो साड़ी के बीच में है या नारी के बीच में साड़ी है, मतलब ओवरऑल किसके बीच में कौन है ये कहना मुश्किल है, वर्णन करना मुश्किल है इस काव्य के थ्रू, ठीक है। तो इस प्रकार के काव्य में क्या होता है? आपका संदेह अलंकार। ये कुल मैंने आपको 11 अलंकार समझाए, ठीक है ना। 3 मैंने आपको शब्द अलंकार में बताए थे, ठीक है, और इसमें 3 बताया आपको मैंने, और 8 मैंने आपको बताया अर्थ अलंकार। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। 11 मैंने मेन बताए हैं, कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं, अभी बहुत अच्छे और भी अलंकार मैं आपको आने वाले सेशंस में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। और एक बात याद रखिएगा, ये सीधा मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा और उदाहरण समझाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको अच्छे से याद रखिए, समझिए, सीखिए। फिर मैं ट्रिक पे चलूंगा और ट्रिक पे जाकर के आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की भी, जुड़ जाइए। और अपने क्लासमेट, अपने जो भी मित्र हैं उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेसन, ये लेक्चर्स पहुंचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह के और भी अच्छे लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।